नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निर्मित इस चैनल पर प्रत्येक विषय से संबंधित मानक सामग्री उपलब्ध रहती है। हिंदी विषय के अंतर्गत बहुत सारे विषयों पर चर्चा इस चैनल पर की जा चुकी है। पद्मावती समय को लेकर हम 5 वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में भी हम पद्मावती समय के ही कुछ पदों पर चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय एक बहुत ही लोकप्रिय खंड है, लोकप्रिय समय है, लोकप्रिय अध्याय है। तो इस पर चर्चा करते हुए देखते हैं कि आज हम कौन से पद के बारे में बात करने जा रहे हैं। पद्मावती के जन्म से लेकर उसके हरण तक की चर्चा इससे पहले हो चुकी है और पद्मावती का हरण करके जब पृथ्वीराज लेकर जाते हैं उसके पश्चात राजा विजयपाल और कुमुदमणि की सेना उनका पीछा करती है और दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होता है। तो उसी युद्ध को लगातार जारी रखते हुए इस पद में कवि क्या कह रहे हैं, मारे बरात के जोध जोह परिरुंड मुंड अरिशेत सोह। राजा पृथ्वीराज के साथ में जब विजयपाल और कुमुदमणि की सेना का सामना होता है तो पृथ्वीराज जो हैं वो बारात पक्ष अर्थात कुमुदमणि की सेना के सैनिकों के साथ में क्या करते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। मारे बारात के जोध जोह, राजा पृथ्वीराज जो बारात के योद्धा हैं उनको खोज खोज कर मार रहे हैं। जोध योद्धा, जोह जोह कर मतलब देख देख कर, जानबूझकर, चयन करके, खोज कर जो है बारात के योद्धाओं को वो समाप्त कर रहे हैं। परिरुंड मुंड अरिशेत सोह, और हम देखते हैं कि युद्ध भूमि में जो मस्तक विहीन पड़े हैं, धड़ विहीन पड़े हैं, श्वेत सोह खेत पर सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह से रण क्षेत्र में शत्रु पक्ष के योद्धा जिनको मार दिया गया है पृथ्वीराज द्वारा और पृथ्वीराज के सामंतों द्वारा, वे वहां पर मस्तक विहीन और धड़ विहीन पड़े हुए रण क्षेत्र पर सुशोभित हो रहे हैं। विरोधाभास एक तरह से। परे रहत ऋण शेत अरि करि दिल्ली मुश रुष जीती चलो पृथ्वीराज ऋण सकल सूर भय सुष। इस तरह से उन सभी ऋण क्षेत्र में ऋण शेत, शेत यहाँ श वर्ण जो है वो ख के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो खेत अर्थात क्षेत्र, तो वहां पर रण क्षेत्र में अरि मतलब शत्रु पक्ष के सभी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को छोड़कर करी दिल्ली है मुशरुष, राजा पृथ्वीराज ने अपनी सेना समेत दिल्ली की ओर अपने मुख का रुख किया, दिल्ली की ओर अपना मुख का रुख बढ़ाया, वहां की ओर उन्होंने प्रस्थान की। जीती चलो पृथ्वीराज रण, इस तरह से राजा पृथ्वीराज जो है वो इस युद्ध को जीतकर आगे बढ़े। सकल सूर भय सुष, और राजा पृथ्वीराज के सभी शूरवीर सामंतों के मन में सुख की भावना व्याप्त हुई, अर्थात अपने नेता, अपने राजा, अपने जो सेनापति हैं राजा पृथ्वीराज, उनको सकुशल युद्ध में विजयी होता देखकर और दिल्ली की तरफ फिर से सकुशल प्रस्थान करता देखकर उनके सभी सामंतों को, सभी शूरवीर सैनिकों को अत्यंत सुखानुभूति हुई। पद्मावती इमि ले चल्यो हर्षि राज पृथ्वीराज एते परिपात साह की भई जू आनी आवाज। अब हमें ये क्रम याद रखना होगा कि पहले जो है वो कुमुदमणि की सेना के साथ में युद्ध होता है, उसके पश्चात जो है वो क्या होता है आइए देखते हैं। पद्मावती इम ले चल्यो, इस तरह से हर्षि राज पृथ्वीराज, बड़े हर्षित मन के साथ में राजा पृथ्वीराज पद्मावती को हरण करके इस प्रकार से आगे बढ़े। और एते परी, इतने पर ही, पातिशाह की, बादशाह की भई जो आनी आवाज, इतने पर ही बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के आने की आवाज सुनाई देने लगी। उसके नगाड़ों, उसकी सेना के नगाड़ों की ध्वनि सुनाई देने लगी। अर्थात राजा पृथ्वीराज एक युद्ध में विजयी होकर जैसे ही दिल्ली की ओर रुख करते हैं, एक और युद्ध उनके सामने तैयार है। आइए देखते हैं वह कौन सा युद्ध है। एते परी पातशाह की भई जो आनी आवाज, इसके माध्यम से उन्होंने संकेत कर दिया है कि उनके सामने अब कौन सा युद्ध तैयार है। उनके सामने अब शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ में युद्ध की संभावना बन रही है।
अगले पद में वो क्या कहते हैं कि भई जो आनी आवाज आए सहाबुद्दीन सुर, आज कहो पृथ्वीराज बोल बुलत गजत धुर, क्रोध जोध जोधा अनंत करिय पति अनिगज्जिय, बवान नाली हथ नाली तुपकती रह शब सज्जिय, पवे पहाड़ मनुसारी के भिरी बुजान गजनेस बल, आवे हकारी हंकार करी शुरासान सुल्तान दल। तो इस पद को पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसका वर्णन कर रहे हैं। वो शहाबुद्दीन गौरी की सेना का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले पद में उन्होंने संकेत किया कि जैसे ही राजा पृथ्वीराज आगे बढ़ते हैं विजयी होकर कुमुदमणि की और विजयपाल की सेना से युद्ध करके विजयी होकर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के सेना के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो अब इस पद में भी वो बादशाह शहाबुद्दीन गौरी की सेना का वर्णन कर रहे हैं, उसकी वीरता का, उसके शौर्य का वर्णन करके बता रहे हैं। तो ये बात हमें रेखांकित करनी होगी, या हमें उल्लेख करना होगा, या हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कवि ने किस युद्ध का वर्णन किया है और योद्धाओं की वीरता का वर्णन करते हुए भी किस सेना के योद्धाओं का वर्णन किया जा रहा है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। इस पद में कवि कह रहे हैं भई जो आनी आवाज़, जैसे ही शहाबुद्दीन गौरी के आने की आवाज़ आई, समाचार मिला, उसके नगाड़ों का स्वर सुनाई दिया, आए शहाबुद्दीन सुर कि शहाबुद्दीन गौरी जो है वो आ गया है, ये पता चला। आज कहूँ पृथ्वीराज बोल बुलंद गजत धुर, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से यह गर्जना कर रहा था, गजत दुर गर्जना कर रहा था, धुरंधर स्वर में बोल रहा था, धुरंधर स्वर में कि आज कहूँ पृथ्वीराज कि आज मैं पृथ्वीराज को पकड़ कर ही रहूँगा, उसे बंदी बनाकर ही रहूँगा, उसे पराजित करके ही रहूँगा। क्रोध जोध जोधा अनंत करिय पति अनिगज्जिय, और उसकी सेना के जितने भी योद्धा थे वो क्रोध में भरकर भयंकर युद्ध जो है वो करने के लिए तत्पर थे। करिय पति अनिगज्जिय, और इस तरह से जितने भी हाथियों पर सवार योद्धा थे वे भयंकर गर्जना करने लगे। हाथियों की पंक्तियां और उन पर सवार योद्धा जो हैं वो भी अपने राजा को, शहाबुद्दीन गौरी को क्रोध में इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर उनमें भी ऊर्जा भर उठी और वे सभी जो है वो गर्जना करने लगे। बाण नाली हथ नाली तुपकती रह श्रभ सज्जिय, और वे सभी योद्धा शहाबुद्दीन गौरी की पक्ष की सेना के सभी योद्धा जो हैं वो विभिन्न युद्ध के लिए काम में आने वाले अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित थे। बाण नाली, बंदूक, हथ नाली हाथ वाली छोटी बंदूक, तुपक तोप, तीर श्रभ सज्जिय, सभी ऐसे साजो सामान से युद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाले साजो सामान से सज्जित थे। पवे पहाड़ मनुसरी के भिरी बुजान गजनेस बल, इस तरह से उन सभी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो लोहे के पहाड़ हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लोहे से अपने आप को ढक रखा था और साथ ही शत्रु पर आक्रमण करने के लिए लोहे से बने हुए विभिन्न तीखे तीर, तलवार, नाली, हथ नाली, बंदूक, तीर आदि जो हैं उन्होंने धारण कर रखे थे। तो ऐसे लगता था उन सारी सेना को देखकर कि मानो लोहे का कोई पहाड़ है। और भिरी बुझान गजनेस बल, और वह अपनी भुजाओं से भिड़ जाना चाहता है। सारे जो गजनी के राजा शहाबुद्दीन गौरी हैं उसके बल को अपनी भुजाओं में संचरित करके उसके बल को अपनी भुजाओं में समेट कर वह भी अपनी राजा के समान ही युद्ध में भिड़ जाना चाहता है। आए हकारी हंकार करी शुरासान सुल्तान दल, और यही नहीं, उसकी सेना में शहाबुद्दीन गौरी की सेना में शहाबुद्दीन गौरी के अपने सैनिक तो थे ही, साथ ही उसने बुलाए थे हुंकार करके, गर्जना करके, शुरासान सुल्तान दल, खुरासान के विशेष सुल्तान दल को, उनकी सेना को भी उसने अपने साथ युद्ध करने में, पृथ्वीराज के सामने युद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रखा था। अर्थात कुल मिलाकर
शहाबुद्दीन गौरी की तैयारी पूरी थी। उसकी सेना मामूली नहीं थी, साधारण नहीं थी, चाहे वो हथियारों साजो सामान की बात हो, चाहे वो उसके सेना में शामिल खुरासान सुल्तान की बात हो, चाहे उसके अपने सेना में शामिल जो हाथी पर सवार सैनिक थे या योद्धा थे, वे सभी क्रोध में भरकर युद्ध में जुट जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ कवि जब उनकी सेना के अस्त्रों शस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं तो जो बाण शब्द आया है वहाँ बाण से मतलब बाण से नहीं है, तीर के बाण से न होकर वहाँ उन्होंने तोप के लिए इसका प्रयोग किया है। इसी तरह से हकारी शब्द का प्रयोग उन्होंने बुलाने के लिए कहा है। हकार करना, पुकारना, बुलाना, और अर्थात उन्होंने खुरासान के सुल्तान और उसकी सेना को अपना साथ देने के लिए, अपने समर्थन के लिए, अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए वहाँ पर निमंत्रित किया था, बुलाया था। उसकी हकार पर हुंकार करके खुरासान सुल्तान जो है और उसकी दल के सैनिक जो हैं वो वहाँ पर उसका साथ देने के लिए उपस्थित हुए थे। अनुप्रास अलंकार तो है ही। पवे पहाड़ मनुसारी के में जो शहाबुद्दीन गौरी की शस्त्रों से, लोहे से सजी हुई विशाल सेना को उन्होंने पहाड़, लोहे का पहाड़ कहा है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद देखते हैं। शुरासान सुल्तान बंधार मीरम बलक सु बलम तेग अच्चूक तीरम रुहंगी फिरंगी है लंबी समानी ठटी ठट बल्लोच ढालम निशानी। अब यहाँ पर फिर से वही प्रसंग है। शहाबुद्दीन गौरी की सेना का वर्णन कवि चंद बरदाई जो हैं वो पद्मावती समय में करते हुए क्या कहते हैं कि शुरासान सुल्तान बंधार मीर कि शहाबुद्दीन गौरी की सेना का साथ देने के लिए उसका निमंत्रण पर कौन कौन से क्षेत्र के राजा, सुल्तान और जो योद्धा हैं वो उसकी सेना में शामिल हुए हैं। कि बादशाह शहाबुद्दीन गौरी की सेना में खुरासान के सुल्तान थे, कंधार मीरम कंधार के जो मीर, कंधार के जो सरदार थे वो भी उसमें शामिल हुए, और बलक सो बलम तेग अचूक तीरम, यही नहीं उनकी सेना में बलक के योद्धा थे जो भरपूर शक्ति के साथ ऐसे तलवार चलाते थे कि उनका कभी भी तलवार का निशाना जो है वो चूकता नहीं था, इतने कुशल तलवार के योद्धा थे वो। रुहंगी फिरंगी लंबी समानी, इसके साथ ही उनके सेना में, शहाबुद्दीन की सेना में रुहंगी तुर्क के, फिरंगी और हलब्बी, ये जो क्षेत्र विशेष के विभिन्न जातियों के जो विभिन्न वर्गों के जो बड़े भयंकर योद्धा थे वो भी उसमें जो समान रूप से बलशाली थे, समान रूप से कौशल प्रवीण थे, वे सभी शामिल थे। ठट्टी ठट बल्लोच ढालम निशानी, और इसके साथ साथ ही कवि कहते हैं कि बिलोचिस्तान में जो बिलोचियों के झुंड थे वे सैनिक ढाल और अपने अपने कबीले के झंडे लिए हुए शहाबुद्दीन गौरी की सेना में चल रहे थे। ठट्टी ठट मतलब झुंड के झुंड, बलोचिस्तान के ढाल लिए हुए, निशानी झंडा लिए हुए, अपनी अपनी जो बिरादरी है उसका निशानी लेकर, उसका झंडा साथ लेकर और ढाल लेकर वो शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ में चल रहे थे, अर्थात वो उनको समर्थन दे रहे थे, उसके दल बल को बढ़ा रहे थे, उसकी ताकत को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ स्पष्ट है कि शहाबुद्दीन गौरी की सेना में जो बलूचिस्तान है उससे लेकर यूरोप तक के सैनिक शामिल हुए थे, सम्मिलित हुए थे। इसमें यूरोप के निवासियों के लिए भारत में फिरंगी शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था, तो उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है, जिस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी तक यूरोप के लोगों के लिए हम लोग करते रहे हैं। तो यहाँ फिरंगी शब्द से तात्पर्य यूरोप के निवासियों से है, तो ये बलूचिस्तान से लेकर तुर्क से लेकर बहुत सारे योद्धा जो हैं इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें रुहंगी फिरंगी लंबी समानी, बड़ी प्रवाहशीलता है, ठटी ठट बल्लोच ढालम निशानी, एक अलग से ध्वनि मूलक शब्दावली का प्रयोग कवि ने इस पद में किया है। अगला पद देखते हैं कौन सा है। मंजारी चशी मुश जम्बक लारी हजारी इके जोध भारी तिनम शशरम पीठ है जीन सालम फिरंगी कति पाससु कलात लालम। अब फिर से उसी शहाबुद्दीन गौरी की सेना में शामिल सैनिकों का जो है वो विशेष, उनकी विशिष्टता का वर्णन यहाँ पर, उनके व्यक्तित्व का वर्णन, उनके रण कौशल का वर्णन, उनके हथियारों का वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने। और वर्णनात्मक शैली, जैसे कि चंद बरदाई अपनी वर्णनात्मक शैली के लिए जाने जाते हैं, ये कुछ पद भी उनकी वर्णनात्मक शैली की प्रभावोत्पादकता के उदाहरण हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या उद्बोधन दे रहे हैं। वो कहते हैं मंजारी चशी मुश जम्बक लारी कि शहाबुद्दीन गौरी की सेना में जो सैनिक शामिल हैं वो मंजारी अर्थात बिल्ली, बिल्ली किसी कंजी चक्षी, चशी मतलब चक्षु, चक्षु से बना है चशी, उसका अद्भव रूप है, अपभ्रंश रूप है। तो चक्षु अर्थात आंखें, बिल्ली किसी कंजी आंखों वाले, और मुश जम्बक लारी, और जिनके मुख जो हैं वो लोमड़ी के समान लंबे थे, ऐसे लंबे हजारी हिजारी इके शोधभारी। उनके आकारगत विशेषताएं भी कवि यहाँ बता रहे हैं कि विशिष्ट रूप से जो गजनी के प्रदेश के निवासी हैं या उनके समर्थक जो शामिल हुए हैं सुल्तान, उनकी जो एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व की जो विशेषता है उसका यह वर्णन वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वे सभी सैनिक एक एक योद्धा, हजारी हिजारे एक जोधा भारी, एक एक योद्धा जो है वो हजार हजार सैनिकों पर भी भारी पड़ जाता था। इतने वो युद्ध में पारंगत थे, इतने बलशाली थे, और एक एक योद्धा जो है उसमें हजार हजार सैनिकों के बराबर बल रहता था। और तिनम शशरम पीठ है जीन सालम, और उनके घोड़ों की पीठ पर लोहे की पाखर पड़ी हुई है, और जीने जो हैं उनकी सजी हुई है, सजी हुई जीने और पीठ पर लोहे की पाखर का वर्णन करके बताकर कवि ये बताने चाहते हैं कि जितनी सुरक्षा योद्धाओं ने की है उतने ही अपने जो वहाँ पर जिसके वो सवार हैं, चाहे हाथी हैं चाहे घोड़े हैं, उनकी भी उन्होंने उतनी ही सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ है, या उतने ही संसाधन उनके पास हैं। और क्या है उनके पास? फिरंगी कति पास सुकलात लालम, फिरंगी अर्थात विलायती, कति कटार, पास पाश, सुकलात लालम, और कलात की जो तोपें हैं, बंदूकें हैं, नाले हैं, वो भी उनकी सेना में शामिल विशेष हथियार हैं। यहाँ सुकलात से तात्पर्य है सुंदर कलात देश, वहाँ के जो उन्होंने हथियार, प्रसिद्ध तोपें जो हैं, इसलिए यहाँ पर उनका उल्लेख किया है कि वहाँ की तोपें जो हैं वो प्रसिद्ध रही हैं। और इसी तरह से वो जो वर्णन करते हैं शहाबुद्दीन गौरी की सेना का, उसमें उन्होंने विशेष रूप से उसके सैनिकों के आकार की विशेषताएं बताई हैं, और उनके कौशल बताया है, और साथ ही उनके द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्रों का परिचय भी वो यहाँ पर दे रहे हैं। अगला पद देखिए क्या है। अगला है जहाँ बाग बादम मरूरी रिछोरी, घन सार समूह अरुचोर झोरी, इराकी अरबी पठी तेज ताजी, तुरकी महाबान कम्मान बाजी। इस पद में कवि क्या कह रहे हैं? उसी सेना का, शहाबुद्दीन गौरी की ही सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं जहाँ बाग बादम, बाग मतलब लगाम, जहाँ पर लगाम, घोड़े की लगाम बांधी जाती है, उस स्थान को मरोरी रिछोरी, बहुत मरोड़ कर उसकी रस्सी को मजबूती के साथ, बल के साथ बांधा गया है। अर्थात उसकी जो लगाम है बहुत मरोड़ कर इस तरह से बांधी गई है कि वो बहुत मजबूत है। और उन लगामों में जो है घन सार समूह अरुचोर झोरी, उनमें जो है लोहे की मजबूत जंजीरें पड़ी हुई हैं। घोड़े की लगाम का हिस्सा जिनका जो घोड़े के मुंह में रहता है, वहाँ लंबे लोहे की कड़ियाँ लगी हुई हैं, लोहे की जंजीरें लगी हुई हैं। घन सार समूह अरुचोर झोरी, और इसके साथ साथ ही वो कहते हैं कि उनकी लगाम की मजबूती का वर्णन यहाँ पर कवि करते हुए आगे कहते हैं कि उन घोड़ों के जो चौर मतलब चंवर, झोरी, गर्दन के बाल, जो गर्दन के बाल हैं वो चंवर के समान गुच्छेदार हैं, लंबे हैं, और उनकी जो पूंछ के बाल हैं वो भी बहुत ही सुंदर, लंबे, घने और गुच्छेदार हैं। इराकी अरबी पठी तेज ताजी, मतलब वह घोड़े जो हैं वो कोई साधारण घोड़े नहीं हैं, वो अपने योद्धाओं की तरह घोड़े भी बड़े विलक्षण हैं। और कहाँ कहाँ से मंगवाए गए हैं? इराकी, इराक से, अरबी, अरब देश से, पठी, पठानों के पठी, ताजी, और तुर्कों, तुर्की महाबान कम्मान बाजी, तुर्की महावान कम्मान आदि विभिन्न देशों और जातियों के अत्यंत तीव्रगामी घोड़े जो हैं वो वहाँ पर शामिल किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के सुंदर, गठीले, मजबूत, ऊंची कदकाठी के और विशिष्ट प्रजाति के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों, देशों से मंगवाए हुए घोड़ों को शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी सेना में शामिल किया है।
यहाँ कवि ने विभिन्न प्रदेशों से मंगवाए गए घोड़ों के साथ साथ तुर्की, महावान और कम्मान जैसे जो घोड़ों की विविध जातियाँ हैं उनका भी उल्लेख किया है। तो विभिन्न जो नस्लें हैं, जो उत्तम किस्म की नस्लें हैं घोड़ों की, उनका भी उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है, क्योंकि तत्कालीन कवियों में यह एक प्रचलन था कि वे अपनी ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए, पांडित्य को प्रदर्शन करने के लिए भी इस तरह का वर्णन किया करते थे। अगला पद है, ऐसे असिव असवार अग्गेल गोलम बिरे जून जेते सुतत्ते अमोलम तिनम मध्य सुल्तान साहब आयम इसे रूप सो फौज वरनाए जायम। तो यहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी किस तरह से आते हैं, किस तरह से उनकी सेना के साथ में वो वहाँ पर आते हैं और युद्ध करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि ऐसे असिव असवार अग्गेल गोलम, कि शहाबुद्दीन गौरी की सेना के आगे के भाग में, अग्रिम भाग में इस तरह के बड़े प्रचंड घुड़सवार योद्धा जो हैं वो गोलम, अग्गेल गोलम, आगे आगे गोलाकार रूप में अर्थात गोला बांधकर वो जो है वो वहाँ पर चल रहे थे। ये भी एक तरह से इसे ही रणनीति शब्द ही यहीं से निकला है कि युद्ध किस तरह से करना है, कितने सैनिक जो हैं युद्ध में शामिल होंगे, कितने आगे चलेंगे, कितना गोले बांध कर चलेंगे। तो एक जो चक्रव्यूह की रचना की जाती है तो वो रणनीति कहलाती है। तो यहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी की सेना के अग्रिम भाग में भी बड़े प्रचंड घुड़सवार योद्धा जो हैं वो गोलाकार रूप में गोला बांधकर या छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर चल रहे थे। ये इसका वर्णन उन्होंने किया है। और बिरे जून जेते सुतत्ते ओलम अमोलम, और उस वे घुड़सवार योद्धा युद्ध कला में निपुण थे और युद्ध में इतने जोशीले थे, इतने अमूल्य रत्न के समान थे। भिरे जून, जितने भी वहाँ पर भिड़ते थे बड़े ही सुतत्ते, बड़े ही जो है उत्साही, जोशीले, अमोलम, अनमोल थे, जोशीले और अनमोल थे। जितने भी योद्धा वहाँ पर भिड़ने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, जितने भी घुड़सवार थे बहुत ही निपुण योद्धा थे। और तिन्नम मध्य सुल्तान साहेब आयम, ऐसे प्रचंड योद्धाओं के बीच में स्वयं शहाबुद्दीन गौरी भी वहाँ पर उपस्थित हुआ। और इस तरह से कवि क्या कहते हैं, इसे रूप सो फौज वरनाए जायम, कि कविचंद बरदाई कहते हैं इसी रूप में बादशाह शहाबुद्दीन गौरी की सेना का वर्णन किया जा सकता है, या इसी तरह से उनका वर्णन किया जा सकता है। अगला पद है, तिनम घेरिए राज पृथ्वीराज राजम चिहो और घनघोर निशान बाजम। इस तरह से शहाबुद्दीन गौरी के इतने बलशाली, सुंदर, बड़े मजबूत सेना ने आकर राजा पृथ्वीराज को चारों ओर से घेर लिया। तिनम, उन्होंने घेरिए राज पृथ्वीराजम, और पृथ्वीराज जो है उन घेर लिया, और वहीं पर पृथ्वीराज जो हैं उनके सबके बीच में राजम, सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर फिर भी वो शत्रुओं से पूरी तरह से घिरे हुए राजा पृथ्वीराज को भी सुशोभित रूप में ही वर्णन कर रहे हैं। चिहो और घनघोर निशान बाजम, और इस तरह से राजा पृथ्वीराज चारों से घिरे हुए हैं और पृथ्वीराज उस सेना के मध्य सुशोभित हो रहे हैं, और चारों ओर बादलों की घोष के समान, घनघोर गर्जना के समान भयंकर रूप से नगाड़े बज रहे हैं। निशान बाजम, नगाड़े बज रहे हैं घनघोर, घनघोर आवाज़ के साथ में, जैसे कोई बादल गर्जना करते हैं वैसे ही वहाँ पर घनघोर आवाज़ के साथ में नगाड़े बज रहे हैं। इस तरह कवि ने इसमें युद्ध के भयंकर नगाड़े बजने की आवाज़ का बिंब प्रस्तुत किया है। तो यहाँ हम इसे कह सकते हैं ध्वनि बिंब प्रस्तुत किया है कवि ने। कहीं वो दृश्य बिंब प्रस्तुत करते हैं, कहीं वो ध्वनि बिंब प्रस्तुत करते हैं। और शहाबुद्दीन की सेना के बीच में जो पृथ्वीराज घिरे हुए हैं उनका वहाँ पर उपस्थित होना जो है उससे भी कवि ने सुशोभित होना कहा है। उनके अद्भुत पौरुष व वीर भाव की ओर उन्होंने वहाँ पर संकेत कर दिया कि पृथ्वीराज को बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, कोई डर, कोई भय नहीं है। बेशक वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, लेकिन बड़े वो एक शेर के तरह, सिंह के समान वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ में पृथ्वीराज की सेना का सामना होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।